तो गाइज 3 दिन के पहले मैंने जब वीडियो अपलोड किया था, देन आई विटनेस्ड फ्यू क्वेरीज दैट आर कमिंग माय वे। देन नेक्स्ट डे उससे भी ज़्यादा क्वेरीज आई और ज़्यादा क्वेरीज आई। मैंने सोचा इंडिविजुअली आंसर करने से अच्छा है कि एक वीडियो ही बना दें, तो मैंने यहाँ क्वेरी का लिस्ट रखा है। क्वेरी के भी मैं नोट्स बनाता हूँ तो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेरी प्रूफ्स एंड डाउट सॉल्यूशन के साथ। अब देखो, पहली क्वेरी जो है बहुत ज़्यादा बच्चों ने नहीं पूछी है। देयर सर्टेन 3 पीपल हैव आस्क्ड ऑन 1C। तो 1C पे पहले आ जाते हैं। क्या पूछा गया उसमें? सर नंबर ऑफ डेज 4 दिन लेना जरूरी है क्या? राइट। तो नंबर ऑफ डेज अगर आप यहाँ देखें इस सम के अंदर भाई, तो अगर हम विटनेस करें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द अमाउंट इज अवेलेबल फ्रॉम फॉर यूज फ्रॉम ट्यूसडे टिल फ्राइडे। तो 4 डेज हुए नहीं हुए? हाँ ना, ठीक है। तो क्योंकि ये 3 बच्चों ने अलग अलग तरह से फ्रेम किया था, तो मैं बता दूं, शायद थॉट प्रोसेस इज दैट दे डोंट वांट टू कंसिडर द डेज एट ऑल, राइट। तो एक दिन का ही लेना है, पता नहीं क्यों ऐसा उनको विचार आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ प्रूफ भी बताया था 4 दिन के हिसाब से, अगर एक दिन भी अगर आप लोगे, मानियो आपने अजम्पशन ले लिया कि भाई 4 डेज का कोई जरूरत नहीं है, अगर उनको ऐसा विचार आ भी गया, तो आंसर बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये जो रूट ओवर टाइम है, राइट, आई थिंक सो दे आर आस्किंग टू रिमूव दैट, क्योंकि मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं समझ में आई। तो 6,99,000 डिवाइड बाय 0.03495x है, तो ये आ जाएगा अपना 2 करोड़, राइट, 2 करोड़ एकदम पक्का, राइट। तो 2 करोड़ का अमाउंट आ जाएगा, यही रखते हैं कैलसी। तो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगा, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 4 डेज बहुत क्लियरली दिया गया है। तो मेरे ख्याल से उस बात को लेकर कोई खास डाउट बनना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपने वो अजम्पशन लेकर किया तो होपफुली आपने लिखा होगा सब कुछ क्लियरली कि आपने क्या अज्यूम किया है, राइट। बाय आई टुक इट बिकॉज इट इज वेरी क्लियरली स्टेटेड 4 डेज। चलिए फिर आते हैं 2A पर। 2A पे क्या लिखा हुआ है? सर द प्रपोजल 2 has a growth rate of 472.07% as per your calculation, doesn't it look unreasonable? मैंने भी बोला था अनरीजनेबल तो लगता है 2A को लेकर। ये एक बंदे ने पूछा है और उसके साथ कई लोगों ने पूछा है। They're close to 6 to 7 to be precise doubts asked, क्योंकि ये टेलीग्राम पे आए थे मेजॉरिटी ऑफ देम, कुछ व्हाट्सएप पे, राइट। तो यहाँ 2A की तरफ हम लोग चले जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करके बोला था। इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम 2001 में यही सॉल्व किया था फॉर्मूला से, एंड आई डिड द फॉर्मूला ऑल्सो, जहां तक मुझे याद है। यहाँ मैंने फॉर्मूला ड्रॉ किया था यहाँ कहीं, राइट। एंड 472.13 फॉर्मूला से आया था, राउंडिंग ऑफ एरर था, और यहाँ 472.07 मेरे मेथड के हिसाब से, राइट। एंड if I told you, if you take the entire numbers altogether, you will still get 472.13, right? So there are different people asking this query in different ways, but their idea is just that the proposal to number looks pretty unreasonable, right? तो अगर मैं प्रूफ की तरफ जाऊं, तो यहाँ मैंने प्रूफ भी बना के रखा है। मेरी टोटल फाइल इससे भी 5-6 पेज बड़ी है, राइट। लास्ट टाइम मैंने सारे प्रूफ्स और सब कुछ अटैच नहीं किया था। स्टिल आई हैव नॉट अटैच सर्टेन 5 ऑड पेजेस, राइट, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबल के ऊपर आपको वीडियो बना के देना चाहता था। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू, गिव द मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स, राइट। सो एज दीस क्वेरीज हैव क्रॉप्ड अप, आई थॉट आई विल अटैच माय रेस्ट ऑफ द शीट्स, बट नॉट ऑल ऑफ देम स्टिल, राइट। तो जो मैंने आपके पहले वीडियो में भी बताया था, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हर जगह बहुत जगह लिखा हुआ है मैंने, लेकिन वो सब ना अटैच किया है ना डिस्कस किया है। तो यहाँ आते हैं, राइट। एक दूसरी मेथड से भी मैंने सॉल्यूशन बताया था, लेकिन आई एम नॉट वेरी ग्लूड टू दैट आइडिया। मैंने प्रूफ बताया, जो मेरे आंसर्स आए थे 11.111 एंड 472.07, राइट। सेल्स इन द नेक्स्ट ईयर कितना आया बालक?
हम लोग रिवर्स वर्क कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट s इंटू 1 प्लस जी, कैन आई से दैट s इंटू 1 प्लस जी। तो मेरा न्यू सेल्स अंडर प्रपोजल 1 कितना आ गया, प्रपोजल 2 पे डाउट है सारे, तो फिर भी मैं प्रपोजल 1 बता दे रहा हूं आपको और 2 भी बता दे रहा हूं, राइट। अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बालक कितना आएगा, 33.333 lakhs इंटू 0.04 इंटू 0.75 रिटेंशन है ये हमारा, राइट। 1 लाख रिटेन हो गया, ये इक्विटी बेस में एडअप हो गया, तो इक्विटी बन गया हमारा कितना 13, राइट। अगर आप याद करो DR कितना था अपना, डेट इज टू इक्विटी रेशियो कितना था, ये था 2:3, राइट। सो आई विल क्विकली जंप टू द सम जस्ट टू शो दैट 2:3, अगर आप ये मार्क करो, राइट। तो उसी हिसाब से अगर मैं डेट इक्विटी दोनों को मिलाने की ट्राई करूं तो क्या आएगा, इक्विटी का अमाउंट आया डिवाइड बाय 3 इंटू 5 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी शुड बी इक्वल टू टोटल एसेट्स, करेक्ट। एज एसेट्स टू सेल्स रेशियो गिवन इज 0.65 इन द सम फॉर प्रपोजल 1। हमने डाला, नया सेल्स का फिगर डाल दिया, राइट। इनपुट किया, टोटल एसेट्स आ रहे हैं 21.666, 21.667, राइट। तो अगर आप पूरा ज्यादा डेसिमल्स लोगे एकदम आंसर एक्यूरेटली बैठ जाएगा। तो डेट प्लस इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट, बात हो गई प्रूफ। सर ये प्रूफ हो सकता है 472.07, दैट इज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन। तो मैं इस पे भी आ जाता हूं, राइट। तो मैंने लास्ट में भी, अगर आप मेरा पुराना वीडियो चेक करें, मैंने लास्ट में भी बताया था, भले ये एस्ट्रोनॉमिकल आंसर है, मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट हैज सॉल्व्ड इट इन दैट मैनर इन 2001 व्हिच इज अ ग्रेटर प्रोबेबल आंसर दिस टाइम एज वेल, राइट। भले हमने सिंपल अप्रोच से भी सॉल्व किया है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ मोर प्रोबेबल आंसर, राइट। तो इसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ू अप्रोच बताया है, फर्स्ट मेथड ही जो बताया था वही जुगाड़ू अप्रोच मैंने बताया इसके लिए, एंड फॉर्मूला मेथड भी यूज किया है, राइट। तो आगे बढ़ते हुए सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, 1 प्लस जी, कितना बड़ा फिगर है जी का, 4.7207 प्लस 1, सेल्स कितना आ गया 171.621, एस्ट्रोनॉमिकल फिगर। अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट, कैसे कंप्यूट करेंगे, सेल्स इनटू आर पैट जो है, तो प्रॉफिट मार्जिन ले लेंगे हम लोग, फिर उसमें से डिविडेंड बाहर निकालेंगे 0.3 lakhs, तो हमारे हाथ क्या बच गया 8.281, राइट, 281, ठीक है। इक्विटी कितना बन गया 12, पुराना इक्विटी प्लस 2.281 प्लस 1 इक्वल्स टू 21.281, बना नहीं बना, हाँ ना, आप चेक कर सकते हो कैलसी पे। दिस इज माय इक्विटी, राइट। इस बार डेट इक्विटी रेशियो DER कितना है याद करो भाई, याद कर लो, ये है 4:1, करेक्ट। तो 4:1 के हिसाब से डिवाइड बाय 1 इंटू 5 कर दिया तो मुझे टोटल डेट प्लस इक्विटी मिल गया, हाँ ना, राइट, 106.405। So obviously if the equity component is 21.281 minus 106.405, तो पता है ये नंबर बड़े ही बहुत ज्यादा लग रहे हैं अपन को, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ये क्या हमारा आ गया डेट कंपोनेंट नया, राइट। स्पाइरलिंग इंक्रीज इन डेट, इजंट इट, तो ये हमारा डेट एंड इक्विटी आ गया। एज द एसेट टू सेल्स रेशियो गिवन इज एट 0.62, द टोटल एसेट्स कंसिडरिंग द न्यू सेल्स फिगर वुड बी, इंसर्ट किया हमने, कितना आया 106.405, यहाँ कितना आया 106.405, राइट। तो ये एक जो शंका थी लोगों की कि सर आपको ये क्यों लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, क्योंकि प्रूफ भी है और ऐसे इंस्टीट्यूट ने पहले भी किया और ऐसे मैं प्रूफ भी इसको कर सकता हूं कि भाई डेट प्लस इक्विटी इक्वल्स टू माय टोटल एसेट, ये बैठ रहा है एकदम, राइट। अगर आप नोटिस करो सारे क्राइटेरिया मैंने फुलफिल किए हैं कि भाई ये अगर आप देखो ओल्ड इक्विटी, रिटेंशन से द राइज इन इक्विटी प्लस द न्यू इक्विटी एडेड, डिविडेंड पुल्ड आउट, एवरीथिंग सॉर्टेड, राइट। तो उस हिसाब से मैंने किया है, राइट। तो अभी भी मुझे यही लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही है, राइट। 3B डिविडेंड प्लान को लेकर ये मुझे थोड़ा अजीब लगा इस डाउट के बारे में,
right? There are again quite a few people asking this, close to 5 of them asking this कि सर डिविडेंड प्लान 3B वाला जो क्वेश्चन है सर, इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लेता हूं, सर वी हैव नॉट कंसिडर्ड द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, इज इट फाइन, राइट? तो ये एक उसमें से डाउट है। तो भाई क्यों नहीं किया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ उन्होंने लैंग्वेज पढ़ी होगी डिविडेंड प्लान, तो सर री इन्वेस्टमेंट वर्ड इज नॉट यूज, सो आई हैव नॉट कंसिडर्ड इट। I've spent a lot of time teaching this course, so I've observed this when they write dividend plan, जो मैंने वीडियो 1 में भी बताया, तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान वो लोग वैसे ही करके चलते हैं, राइट? दैट इज हाउ दे वर्क ऑन दिस, राइट? बट स्टिल आई वुड लाइक टू एड्रेस द डाउट। एक्चुअली देखा जाए तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ही लेना, मैंने पूरा कैलकुलेशन बड़े बेहतरीन तरीके से आपको बताया था, इक्वेशन सेट करके। यहाँ कुछ नहीं है, ये जनाब जिस हिसाब से बोल रहे हैं मुझे लग रहा है, व्हाट आई फील दैट ही वुड हैव डन इज he would have taken the number of units to be x, right, plus, right, x into, sorry, 49 किया होगा इन्होंने, एक वैल्यू बन गई, और दूसरा डिविडेंड अलग से ले लिया, डिविडेंड 1 2 3, तो 1.2 रुपीज पहला, सेकेंड 1 रुपी, थर्ड 1.5, तो 3 रुपये 70 पैसे, 3 रुपी 70 पैसा प्लस 3.70x इक्वल्स टू, राइट, ये सेट कर दिया होगा, राइट? एवरेज प्रॉफिट था 27,748.60, 748.60 into 5, so that's 138,743 plus 920. So this could be a probable scenario if your assumption is that there is no reinvestment, right? But I do not buy that assumption a lot. So 1058,743 डिवाइड बाई कितना आ गया भाई, 49 40 52.7, राइट? 20,090 यूनिट्स आए होंगे, ठीक है? नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू रिडेम्पशन वैल्यू प्लस आपका क्या है, द अर्निंग्स मेड फ्रॉम डिविडेंड, राइट? नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेनिंग स्टैटिक, देयर इज नो चेंज, बट 20,090 units, so that were purchased at 9,20,000 divided by 2090, 45.79 आ रहा है, but I'm not buying that. तो मेरे ख्याल से आपका डाउट ये था कि इतना कॉम्प्लेक्स कैसे बन सकता है। आंसर इजी आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा तो मतलब they have to choose an easy answer because if they go by the other method it will be too complicated. ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर आप देखो इतिहास खोल के देख लो, एक ऐसे सम आए हैं, अगर आप बैठ के 1.5 2 आवर्स स्पेंड करो ना, आंसर नहीं निकलता है, राइट? पुराने सम्स की बात कर रहा हूँ मैं, 90s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ। सो और बजटिंग था, ऐसा एक टाइम था जब वैल्यूएशन में खतरनाक लंबे सम्स आते थे। So that is no justification that there has to be an easy answer out, because if we take the difficult answer it takes a lot of time, is no justification, right? So I'll stick to very much my answer, right, जो मैंने निकाला था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा प्रोबेबल आंसर उभर के आ रहा है। क्या था वो नंबर भाई, 3B। जल्दी से आते हैं 3B की तरफ। तो मैंने कैलकुलेट किया था प्राइमरी यूनिट्स, एक्विजिशन 1, एक्विजिशन 2, एक्विजिशन 3, and we applied that in order to figure out कि भाई क्या आना चाहिए। देखिए 21,607 यूनिट्स, और मैंने वो बैकवर्क करके भी दिखाया था, राइट? फिर से वहां से यूनिट्स लेकर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि ये कैसे काम कर रहा है, और पता नहीं वो आंसर मुझे ज्यादा सेंसिबल लग रहा है, राइट? यहाँ देखिए पूरा सोल्यूशन बनाया, x इक्वल्स टू 20,000, number of units purchased at the inception were 20,000, hence the NAV at inception, that is on 1/4/2015 is 46, right? So I'll still stick to that answer. कुछ बच्चों ने ये किया है, मैं आपको टेंशन नहीं दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है, मैं जस्ट मोस्ट प्रोबेबल की बात कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबल मेरे हिसाब से ये हो सकता है, 46 वाला आंसर हो सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब जो आएगा
उसके ऊपर। ये मैं अपनी ओपिनियंस दे रहा हूँ, और आप लोगों ने बहुत क्लियरली मैसेज में लिखा है, सर आप अपनी ओपिनियन दो बिंदास, कोई टेंशन मत लो, ठीक है? तो नहीं लेता टेंशन, राइट? आई एम जस्ट पुटिंग अक्रॉस माई ओपिनियन, सो नथिंग टू वरी, इवन इफ यू हैव डन दैट वे, व्हाट कम्स आउट at the end of the day is not in our hands, so nothing to get bothered about. I'm just saying that this is a more probable thing that they may end up choosing next. So sir, ये सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट इसके ऊपर आए हैं, तकरीबन 8 अलग अलग क्वेरीज आई है, ऑलमोस्ट सारे के सारे टेलीग्राम पे हैं। हाँ जी सर, प्लीज डिस्कस क्वेश्चन 4A, प्रोवाइड अस विथ योर ओपिनियन, डोंट रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग, वी वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन, राइट? सर प्लीज आंसर बताइए 4A का, एक बार डिस्कस कर दीजिए, राइट? ऐसे बहुत सारे हैं तो शेयरिंग योर ओपिनियन, हम नहीं रिफ्रेन करेंगे, मुझे नहीं डिस्कस करना है ये, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस करूंगा क्योंकि इतने लोगों ने पूछा है। अब पीपल डोंट हैव एन इशू विथ मी शेयरिंग माई ओपिनियन, दैट्स रियली हार्टनिंग, बट आई वॉन्टेड टू अवॉइड दिस बिकॉज ऑफ पार्ट 2, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया पार्ट 2 के ही नहीं है, तो उसके हिसाब से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं अपना जो पुराना शीट था मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, राइट? जल्दी से हम लोग 4A की तरफ जाते हैं, दिस विल बी कंज्यूमिंग a little bit of our time, right? फिर भी मैं जल्दी करने की ट्राई करूंगा। ICL is proposing to take over, तो ये है acquirer, ये है टारगेट कंपनी, राइट? पॉसिबल अक्वायर्ड कंपनी with an objective to diversify. ICL's profit after tax has grown at 18% per annum. SLV's PAT has grown at 15% per annum. Both the companies pay dividend regularly. Summarized P&L आपको दिया गया है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। इंटरेस्ट यहाँ देखिए 750 है और इसका बोरिंग 655 है। यहाँ ही मुझे बहुत अजीब लगा था। हाँ, इट्स नॉट a major bone of contention in our solution or anywhere related much, but still नंबर ज़्यादा स्मूथ हो तो अच्छा रहता है, कोई बात नहीं। अच्छा, पैट है 250, राइट? तो हमारी आ गई टोटल अर्निंग्स, राइट? फिर ये हमारा डिविडेंड और फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया अपना, राइट? तो यहाँ मेन है लैंड एंड बिल्डिंग SVL विच इज द टारगेट कंपनी, उसके वैल्यूएशन के ऊपर एक एंट्री बेस्ड है जो मैंने फर्स्ट टाइम भी बताया था। ICL's लैंड एंड बिल्डिंग आर स्टेटेड एट करंट प्राइजेस, यानी वो रिवैल्यूड और सब सॉर्टेड है। SVL's लैंड एंड बिल्डिंग्स आर रिवैल्यूड 3 years ago, देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 30% पर ईयर इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो कुछ नहीं है 190, ठीक है, इंटू 1.30, अगर मैं डालूं यहाँ रेस टू पावर 3, राइट? बनी सेंस बात की, ठीक है। 1.3, 2.197 जो यहाँ नीचे भी दिया है, चेक करो अगर हम, इट्स ऑलरेडी गिवन। ये एक बात हो गई। SVL is expected to grow at 18% per year, but after merger, ये पोस्ट एक्विजिशन है। प्री एक्विजिशन अगर हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भाई ग्रोथ है 15%, किसकी? टारगेट कंपनी के। ICL's मैनेजमेंट वांट्स टू डिटरमाइन द प्रीमियम ऑन शेयर्स ओवर द करंट मार्केट प्राइस व्हिच कैन बी पेड ऑन एक्विजिशन, राइट? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन नेटवर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब पैट फॉर नेक्स्ट 5 years अपन को कंप्यूट करना है। This PAT is, remember, without merger growth rate, right? So we do not take the post merger growth rate into account, we just take the pre merger growth rate। अगर प्री मर्जर पैट हमने पकड़ा which is 250, right? उसको 5 साल तक ग्रो करवाया तो हमको क्या मिलेगा? 250 इंटू 1.15 प्लस 250 इंटू 1.15 स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे और इसका सिग्मा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सिग्मा, समेशन निकालेंगे इसका। तो यहां दिया हुआ ना सीधा, राइट? 15% के हिसाब से
राइट, एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है, एडअप करके दिया हुआ है, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यू वुड गेट योर सिग्मा, राइट। पूरा जो आपका ग्रोथ हो रहा है वो इनकॉर्पोरेट करने के बाद हर साल पैट कितना होगा उसका समेशन दे रहे हैं ये लोग। सो दैट इज टेक्निकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्लूसिव ऑफ ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, समेशन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स दिया हुआ है, राइट। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 का समेशन है। और यहां क्या वर्ड यूज किया गया है मालिक? एवरेज। तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, सिंपल एवरेज बन जाएगी, राइट। सेकेंड मेथड है डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला। आईसीएल विल पुश विच मेथड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन। अब डिविडेंड ग्रोथ में चलते चलते डिस्कस करूंगा क्योंकि उसमें दो आंसर तो बन ही रहे हैं, राइट। सो आईसीएल लैंड एंड बिल्डिंग आर स्टेटेड करंट प्राइसेस, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। जल्दी से आते कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अलोंग विथ एवरेज पैट। फिर से लिखा है मालिक मैंने, एवरेज पैट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट। तो फिक्स्ड एसेट लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड कितना था? 190 का 417.43 आ गया। प्लांट एंड मशीनरी जैसे का तैसा, फर्नीचर एंड फिक्सचर नो चेंज, राइट। करंट एसेट मैंने सारे फिगर को क्लब कर दिया, कितना था? 580, सॉरी सारे फिगर नहीं, एक ही फिगर है वहां, करेक्ट, 580 एक ही फिगर है। और लायबिलिटीज अलग अलग फिगर है जिसको मैंने क्लब कर दिया। यहाँ देखिए करंट एसेट 580 एक ही नंबर दिया हुआ है, लायबिलिटीज को क्लब कर दिया मैंने, राइट। 240 एक्सटर्नल बोरिंग्स कितनी है हमारी? 105, राइट। कितना आ गया? 1012.43 आ गया, ये हमारा नेटवर्थ हो गया। अब क्या ऐड करना है इसके साथ? एवरेज ऑफ पैट, राइट। अ पैट विच इज ग्रोइंग एट 15% पर एनम, तो मैंने लिया 250, और ये कुछ नहीं है, समेशन है बालको, कुछ भी नहीं है। ये 1.15 है, बता दे रहा हूं ये नंबर कहां से बना है, राइट। वैसे करते जाओ 5 साल के लिए, ये उसका समेशन है और कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये बन गया हमारा कितना? 1938.425। लेकिन ये क्या है? ये सारे के सारे जो हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ईच ईयर विच इज ग्रोइंग एट 15% कंपाउंडिंग, उसका ये समेशन फिगर है। अब ये तो भाई नेटवर्थ से भी डबल है, राइट, ऑलमोस्ट 1012, और यहां देखो 1938, राइट। लेकिन इसकी एवरेज लेनी अपन को, बहुत क्लियरली सब में लिखा है। एवरेज कितनी आएगी? डिवाइड बाय 5 कर देंगे। 387.6 क्या है भाई? 85। वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर दी अबव अरेंजमेंट। ये क्या है? मैनेजमेंट ने अरेंजमेंट डिसाइड किया था कि ऐसे ऐसे हम लोग वैल्यू करेंगे, ऐसे पहले भी समझा चुके हैं, राइट, बट इन अ लिटिल डिफरेंट फॉर्मेट, राइट। एग्जाम्स में आप देखोगे वहां लिखा होगा अरेंजमेंट 7 टाइम्स EBDIT, ये वो कुछ कुछ दिया होता है, अरेंजमेंट मैकेनिज्म दी होती है, वैसे अरेंजमेंट मैकेनिज्म है। सो दिस एट दिस मैकेनिज्म द SVL इज वैल्यूड एट 1400.115 crores। पेड अप शेयर कैपिटल 125, नंबर ऑफ शेयर्स एट ₹10 के हिसाब से कितने आएंगे? 12.5 करोड़ शेयर्स इंटू 10, तो पेड अप कैपिटल आ जाएगा। वैल्यू पर शेयर बड़ा सिंपल, वैल्यूएशन सो ड्रॉन डिवाइडेड बाय दिस 112.01, तो 37.01। सर इसमें क्या ऐसा है जो आपने आंसर नहीं बताया? आंसर नहीं बताने का कारण है सेकंड पार्ट, राइट, इससे मुझे बहुत दिक्कत है। देखो मैंने नोट लिखी हुई थी पहले दिन, नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। जब मैं नोट बनाता हूं तो मैं सारी बातें लिखता हूं उसमें, राइट। देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट assumptions, you would be following different approaches for this। ये जो है मुझे थोड़ा स्ट्रेस दे रहा था, मजा नहीं आ रहा था। अप्लाइंग द फॉर्मूला वी वुड कंप्यूट KE। अब जब हम KE निकालते हैं, राइट, नथिंग बट D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G, राइट। वी आर टेकिंग ओवर हियर प्री merger values, so technically we are trying to find a KE which would satisfy 3 given conditions। डिविडेंड कंडीशन के भाई डिविडेंड इतना ही है, राइट। तो अगर हम लोग आप चेक करें, सम के अंदर जाएं
तो डिविडेंड आपको मिल जाएगा, यहाँ चेक करो कितना है, 25 डिवाइड बाय 12.5 10, राइट। फॉर अ सर्टेन गिवन डिविडेंड, राइट, या डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर हम लोग देखें 50% है, फॉर अ सर्टेन गिवन डिविडेंड, सर्टेन ग्रोथ रेट ऑफ 15% एंड सर्टेन मार्केट प्राइस ऑफ 75, राइट, मार्केट प्राइस लिख देता हूं मैं यहां, तो यहां मेरा डिविडेंड आएगा 10 रुपए, राइट, एट D0, राइट, ग्रोथ ऑफ 15% and a market price of 75. So I have to find out a KE which would satisfy all these conditions, right? So that is back working of KE as per the Gordon's model, right? What do we get? But this is a KE which would satisfy these current conditions, right? यहाँ लिखा हुआ है the KE so given above is satisfying conditions of growth, intrinsic value of 75. हम लोग अज्यूम कर लेते हैं भाई इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस वन इन द सेम, एंड डिविडेंड भी लिख देना है यहाँ, राइट। अज्यूमिंग दैट द सेम के अप्लाइज पोस्ट एक्विजिशन, के सेम रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, कोई फर्क नहीं आ रहा है, एंड द ग्रोथ रेट वुड बी 18%, यानी पोस्ट एक्विजिशन ग्रोथ रेट लिखा था 18% है, देन द वैल्यू ऑफ द शेयर वुड बी, हम लोग सीधा सीधा अप्लाई करेंगे 10 इंटू D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई के माइनस जी इक्वल्स टू 95.68, प्रीमियम पर शेयर 20.68। अच्छी बात सर, फर्स्ट वन से तो लो ही आया है इसका, राइट, अमाउंट कम ही आया है प्रीमियम का, राइट। सो ऑब्वियसली ICL शुड पुश थ्रू द सेकेंड मेथड। अच्छी बात है, समस्या यहां है अप्रोच 2 में। द करंट पी रेशियो अगर आप चेक करो, ये भी एक तरीका है कि निकालने का, हाँ ना, राइट। इस सम के अंदर हमको CAPM VAPM कुछ नहीं दिया है, ठीक, तो हमारे पास के की कोई क्लैरिटी नहीं, डायरेक्ट के दे सकते थे, CAPM दे सकते थे, कुछ नहीं दिया, तो हमको छोड़ दिया हमारे ऊपर, तो हमारी जो मर्जी करें, राइट, एज पर द रूल्स ऑफ द गेम। तो अगर आप यहां चेक करो, करंट पी रेशियो ऑफ SVL इज 75/20, राइट। क्या मैं लिख सकता हूं, ये एकदम लिख सकते हैं, देखो यहां बता रहे हैं आपको, प्राइस है 75, सत्यवचन, ठीक। अर्निंग्स कितना है मेरा, टोटल अर्निंग्स 250 डिवाइडेड बाय 12.50, राइट, इट विल गिव मी हाउ मच, 20, सत्यवचन, ठीक। तो मैंने लिया 3.75 टाइम्स, राइट, पी रेशियो। नाउ अगर आप यहां देखो, अगर मैं पी रेशियो को इन्वर्स कर दूं, क्या मुझे के मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। अज्यूमिंग दैट द के रिमेन्स सेम पोस्ट एक्विजिशन, ग्रोथ रेट इंक्रीजेस टू 18%, देन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर वुड बी, राइट। इसका भी एक इनडेप्थ जस्टिफिकेशन आ सकता है अलग अलग लेवल पे, राइट, लेकिन वो मैं अभी यहां डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, खाली आपको बता रहा था व्हाट इज द डाइकोटमी दैट वाज नॉट मेकिंग मी फील बेटर। प्रीमियम पर शेयर कितना आ गया, 61.15। अब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से दो आंसर बन रहे, वन लोअर देन द फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन क्या था 37 पॉइंट क्या था भाई 01, सेकेंड हायर देन द फर्स्ट वन, राइट। तो अगर आप देखो नेटवर्क मेथड से एक आंसर लो पे आ रहा है, एक आंसर हाई पे आ रहा है, अगर मैं अजम्पशन चेंज करता हूं, वैसे थोड़ी ना चलता है यार। सो ICL एक्वायरिंग एंटिटी वुड ट्राई टू पुश फॉरवर्ड फॉर, ये मैंने लिख दिया था जब बनाया था सम कि भाई यही पुश फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन उसके साथ एक इंपॉर्टेंट नोट लिखी है मैंने, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंड मेथड नो के हैज बीन प्रोवाइडेड इन द सम, सो method has been indicated, neither a method has been indicated, thus the answer so arrived is not conclusive in nature, right, सत्यवचन, right। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया दो मेथड से, नेटवर्क मेथड वाला पीसफुल था, वो उसमें कुछ खास था नहीं। प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई हाउ वी विल गो अबाउट डिसाइडिंग एज टू व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर की, राइट। स्टिल द अप्रोच वन लुक्स just a little bit more probable than the approach 2, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4, क्या था भाई 4A था ये हमारा,
ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में भी मैंने आंसर कर दिया आपको कि मेरा पॉसिबल आंसर क्या है। मैंने बोला था मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बट हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेरीज इसी पे पोस्ट हुई है और बच्चे ने बहुत इंसिस्ट किया है कि सर प्लीज आप अपना ओपिनियन शेयर कर दो, हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। तो मैं ये चाहता था कि एक बार इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ आए तो अपन को मालूम पड़ जाए, एंड देन आई वुड शेयर माय ओपिनियन कि भाई ये मेरा आंसर और ये इंस्टीट्यूट का। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने बोला और मैंने शेयर कर दिया। नाउ 4B, हाँ ये तो यूट्यूब पे ही आया था, तो मैंने सोर्स भी लिखा है, ऐसे पूरे कॉलम वॉलम बना के नोट्स बनाई है छोटे बच्चों की तरफ ना। 4B, ठीक है सर। आर यू श्योर के कोड्स चेंज करने की जरूरत नहीं है? भाई श्योर है तभी बताया मैंने। ठीक है, अगर आप देखो पहला सम, ठीक है, फर्स्ट सम चेक करो जल्दी से। फर्स्ट सम में क्या कोड था? INR बार USD, ठीक है, था नहीं था? ठीक है, USD LHS पे है, INR RHS पे, हाँ ना, ठीक है। तो 77 INR है पर USD, कोई दिक्कत नहीं। What should instigate me to change codes over here? पूरा दिन मैं क्या कोड के ऊपर नजर गड़ाए बैठूंगा? नहीं, राइट। अगर ये तो ठीक है, आपको यूरो पाउंड GBP दिया है, तंजानियन शिलिंग्स दे दे, रूबल्स दे दे, जर्मन मार्क्स दे दे, राइट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर डाल दे, सामने सिंगापुर डॉलर, हांगकांग डॉलर डाल दे, क्या कर लोगे आप? आपके सामने जो कोड पड़ा है वही यूज करना है, कोई चारा नहीं है आपके पास। क्या बोलोगे? कहा मुझे गूगल सर्च करने दो, मैं एक बार पता लगाता हूं कोड क्या क्या है, राइट। सो दैट साउंड्स नॉट अ लिटिल बिट वेरी लॉजिकल। मैंने हाँ बताया था मेरे फर्स्ट वीडियो में, आप देखोगे उसी में मैंने बताया था कि ये पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है डॉलर ग्रेटर देन यूरो ग्रेटर देन पाउंड, राइट, ऐसा कुछ दिया इन लोगों ने। अगर आप देखो, ठीक है, तो अगर आप यहां भी देखो बहुत क्लियरली दिया गया है, GBP is able to procure less than euro. That cell shows GBP is weaker than euro. और यहां देखा है कि US डॉलर ज्यादा यूरो ले सकता है, तो ये एस्टैब्लिश हो गया। मैंने वो बताया भी था, लेकिन कोड चेंज करने की आवश्यकता है नहीं है, मुझे नहीं बैठ रहा है कि कोड चेंज करना चाहिए। अगर मैं वही आपको बोलूं कि मैंने रूबल्स अगेंस्ट शिलिंग्स अगेंस्ट अपना ऑस्ट्रेलियन डॉलर या हांगकांग डॉलर डाल दिया होता, जैसे कि अपने को बड़ी जानकारी रहती उस चीजों की, पॉसिबल नहीं था, राइट। तो फिर भी मैंने ये एंटरटेन किया, और जो मेरी पुरानी शीट थी मैंने ऐड कर दिए। यहाँ देखो मैंने बताया था लास्ट टाइम $50 का अलग 3 मेथड से, यहाँ ये नोट भी था, पिछले वीडियो में भी आपको देखने मिलेगा ये नोट। यू ऑब्जर्व वी जनरली नॉट सी सच a case of exchange rate alternative solution if the quotes are changed where pound is greater than euro greater than dollar, तो क्या होगा? the quotes would be read as, सब उल्टा उल्टा कर दिया मैंने, डॉलर बाई यूरो, पाउंड बाई यूरो एंड डॉलर बाई पाउंड, या बताइए कि सीधा सीधा कर दिया, राइट। कंबाइनिंग BNC वी गेट, BNC अगर मैं कंबाइन कर दूं बड़ा सीधा सीधा है, अगर आप चेक करो तो पाउंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? डॉलर बाई यूरो, राइट, तो कोट आ गया। अगर आप चेक करो, रिलेटिव कंपैरिजन करो BNC का डॉलर बाई यूरो और A का डॉलर बाई यूरो, तो अगर आप देखो euro is having greater strength in BNC, right, than in A, or conversely can I say that the dollar is having greater strength at A because it is there is a lesser dollar to a euro than at BNC. As dollar is relatively expensive with dealer A, वहां ज्यादा strength है, we will sell it with dealer A and receive this much, right, euros 8,666.26. such euro should be disposed of with BNC at this rate, still getting $50 आंसर। फिर भी मैंने बताया है द चेंज इन रेट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने बड़ी सिंपल रीजनिंग भी दी, हाउ ऑन अर्थ व्हेन यू कम टू नो दैट देयर आर डिफरेंट करेंसीज ऑन दिस प्लैनेट एंड दे हैव ब्रॉट अ डिफरेंट करेंसी, तब आप कैसे पकड़ लोगे उसको, राइट। और ऐसा
फर्स्ट सम में भी हम लोग देख रहे हैं वहां सब करेंसी शॉर्टेड है, यहाँ हम लोग को पता चला, उसीलिए हम लोग वी ट्राई टू जस्ट टेक दैट वन स्टेप एक्स्ट्रा, राइट। एक अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ, पुराने जमाने के सम्स होते थे जहां उल्टे कोट्स ज्यादा दिए जाते थे, आजकल कोट्स में सब करेक्शंस आ रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन यहाँ एक ऐसा हुआ है कि हाँ द कोट्स आर नॉट एज पर द करंट लाइफ सिचुएशन, लेकिन who are we to know everything on this planet, right? तो क्योंकि अगर दूसरी करेंसी देते, तो अगर मानो XYZ करेंसी का नाम दे दिया, जो ये लोग नहीं देते हैं जनरली, ये लोग डाल देंगे हांगकांग डॉलर, डाल देंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, डाल देंगे भाई रूबल्स डाल देंगे, राइट, या फिर अगर आप देखो तो येन डाल देंगे। तो सारी करेंसी के बारे में सारी की सारी जानकारी तो अपने को अवेलेबल नहीं होती है, तो मैं रिकमेंड अभी भी कर रहा हूं कि कोट नहीं चेंज करना है। मेरा जो वीडियो 1 का स्टैंड है वो अभी वैसा का वैसा ही है, सारे आंसर को लेकर, राइट। तो ये हो गया कोट चेंज के ऊपर। जल्दी से आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, 6B के ऊपर पूछा है, ये सबसे प्यारा डाउट है, आस्क्ड बाय ओनली वन स्टूडेंट, वो भी देखने वाली बात है। तो 6B के ऊपर बहुत प्यारा डाउट पूछा है, सर फॉर द पर्पस ऑफ APV कंप्यूटेशन वाई यू डिड नॉट कंसिडर 8% कॉस्ट ऑफ डेट, प्लीज एनलाइटन। अच्छी भाषा यूज की है, राइट। तो 6B के ऊपर ये मुझे बड़ा पसंद आया था क्वेश्चन, इस बच्चे का बहुत ही लेजिटिमेट क्वेश्चन है, राइट। वाई यू हैवंट यूज्ड 8%, अगर आप क्वेश्चन 6B देखें, सो आई जस्ट, मैं फिर से कोट्स में भी बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल मेरे हिसाब से मुझे वो लग रहा था कि कोड चेंजिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपने अगर किया है कंप्लीटली फाइन, राइट। तो क्या बन के आएगा वो भी मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बन के आएगा किसको पता, राइट। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ अपनी बात। अब ये देखिए बच्चे का डाउट बड़ा लेजिटिमेट है, लेकिन फिर भी आई विल स्टिक टू माय ओल्ड आंसर, रीजन बीइंग आवर लॉजिक बिहाइंड इट व्हिच आई विल जस्ट शेयर नाउ, बट इट वाज वेरी नाइस डाउट दैट वाज आस्क्ड। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 5.6% है और 6% पे हमने लोन उठाया। तब भी मैंने वीडियो में भी बताया था, इस हिसाब से अगर हम लोग पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट लेने जाए तो कितना आएगा, 4.2%। हाँ ना, दैट इज नथिंग बट 6 into 1 minus t, राइट। बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये लोगों ने दिया है 5.6%, राइट। सो a legitimate doubt arises कि सर अगर 5.6%, ये तो this 6% is with respect to this project, but company's cost of debt as such is 5.6 divided by 0.7 equals to 8%, और कोड्स भी दिए हैं नीचे 8% के, तो उसीलिए मुझे डाउट बड़ा प्यारा लगा, देखो 8% के हिसाब से दिए, राइट। सो ये पूछा है बच्चे ने, मैं फिर से एक बार कर लेता हूं क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले सॉल्यूशन बना के रखा है। 8%, राइट, जस्ट क्योंकि यहाँ 8% था उसलिए मैंने ढूंढा कैसे 8% बैकवर्ड करना, और कुछ नहीं, सच बताऊं दिल वाली बात, राइट। क्योंकि कंसेप्चुअली आई वुडंट हैव इवन इन माय ड्रीम्स फाउंड दिस 8%, जस्ट क्योंकि यहाँ नंबर पड़ा हुआ है, चलो ढूंढो करके। सो दिस कॉस्ट ऑफ डेट क्यों नहीं यूज किया गया है कंप्यूटेशन पर्पस के लिए, राइट। अगर आप यहाँ देखो मैंने क्या यूज किया है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। पहले हमने बेस केस एनपीवी फाइंड आउट कर लिया था, राइट। फिर यहाँ हमने क्या किया था, ये टैक्स सेविंग्स इज नथिंग बट 9 जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट था इंटू 0.3 जो टैक्स सेविंग बनी थी हमारी, और ये था हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट 6%। यहां 8% लेने की बात पूछी गई है, तो 8% सर क्यों नहीं लिया, दिया भी है सब में, और एक इंडिकेशन है कि हमारा ये प्रोजेक्ट के लिए 6% में मिल रहा है, लेकिन हमारा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है 5.6 है, बैकवर्ड करो आपको मिल जाएगा 8%, वाई वी आर नॉट यूजिंग दैट, राइट। 8 3 24, वो निकाल दो 8% में से तो आपको मिल जाएगा 5.6, आना, राइट। तो ये यूज क्यों नहीं किया, बहुत ही लेजिटिमेट डाउट, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा लेजिटिमेट आंसर देना चाहता हूं। आर वी एनालाइजिंग दिस प्रोजेक्ट, यस,
This project's pre-tax cost of debt is how much? 6% and not 8%. This project. The analysis is with respect to this project, right? So the entire computation is based on this, क्योंकि टैक्स सेविंग भी 6% पे कंप्यूट हुई, हाँ ना, राइट? तो ये प्रोजेक्ट को लेकर विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट व्हाट आर आर टैक्स बेनिफिट्स दैट वी वुड रिसीव इज 2.7, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए भी मैंने वही रेट यूज किया है, नॉट द जेनरिक रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज 8%, द कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज 8%, वो यूज ही नहीं किया मैंने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे मेरा फोकस है. आई एम एनालाइजिंग दिस प्रोजेक्ट, राइट? एंड द फंडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, if debt is taken, is 100 from the source of equity, that is from our pocket, right? लाल पेन ले लेते हैं. 100 from our pocket, that is equity, and the rest 150 from the Nepalese government, right? तो ये लोन बन जाएगा हमारा, और ये लोन का रेट बहुत क्लियरली लिखा है 6%. So I am analyzing this project, the rate which should be used should be with respect to this project. तो 6% का PVAF निकालना है, ना कि 8% का. मैंने 8% वाला भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बना के रखा है, राइट? ये सब पहले दिन सारी कसरत हो गई थी, लेकिन मुझे अभी भी मोस्ट प्रोबेबल आंसर 6% ही लग रहा है. फिर भी बता दे रहा हूं यहाँ क्या चेंज आ जाएगा. देखो ये मैंने बताया था 8%. इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये 2.7 बन गया हमारा, हाँ ना? ये दिया हुआ है फिगर सम के अंदर 8.559. जस्ट की नंबर दिए हैं तो जबरदस्ती मैं यूज करूं वैसा भी कहीं लिख नहीं दिया गया है, राइट? कंसेप्चुअली जाना है अपने को. ये आ गया डन, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर यूजिंग अ हायर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग. दिस PVAF नंबर विल श्रिंक अ लिटिल. दिस 8.559. अगर हम यहाँ देखें तो कितना है? 9.712. तो ये नंबर छोटा आया सेविंग्स का, और ANPV जो ऑलरेडी बहुत नेगेटिव में था, it stays at 11.98 negative. As we are evaluating the current proposal whose pre-tax cost of debt is 6% and not 8%, therefore a more appropriate answer can be secured by evaluating the effects of financing at 6%, जो मैंने अभी बोला था, राइट? चलिए अच्छी बात, ये बहुत ही प्यारा डाउट था. फिर भी मेरा मोस्ट प्रोबेबल आंसर अभी भी यही है 6% के हिसाब से. But as the institute has given 8% discounting, so there is a good chance, trust me, that the answer will land up at negative 11.98 or maybe a little different than that as well, right? लेकिन मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया when I'm analyzing this proposal's pre-tax cost of debt should be considered, which I've considered over here. So here I close my discussion, doubts and proofs, right? तो मैंने आपको सारे डाउट्स प्रूफ्स खत्म हो गए, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. तो सबने इंसिस्ट किया था सर ये डाउट सॉल्व कर दो, वो डाउट सॉल्व कर दो, तो आई जस्ट थॉट दैट आई विल make a video rather than answering all these queries individually and then taking it up individually once again, क्योंकि कुछ डाउट सॉल्व करेंगे फिर से पूछेंगे सर ऐसा हुआ तो यहाँ मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, हो गया काम खत्म. और क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, राइट? क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतने डाउट पूछे गए. ठीक है, होता है स्ट्रेस, बात खत्म. मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आपने किया है जो बेहतरीन किया है, ये मेरे प्रोबेबल आंसर्स है. हो सकता है ये हो या ना भी हो, ये मोस्ट प्रोबेबल के हिसाब से मैंने बताया, सबके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताया, और मोस्ट प्रोबेबल मेरे हिसाब से भी मैंने बता दिया है कि क्या होना चाहिए, राइट? सो देयर इज नो कॉज फॉर वरी. आगे पढ़ना है अपने को, उस पर ध्यान देते हैं यार. डू नॉट टेक एट ऑल स्ट्रेस. बाल को एकदम शांति से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. एंजॉय द सब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला, यू आर अमेजिंग एंड यू आर डूइंग ऑसम, राइट? सो बाय फॉर नाउ.